नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी कराई जाती है। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है, तो जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो क्लास हैं आपको मिलती रहें। वहीं मैं एक बात और बता देता हूँ, इससे पहले इस चैनल पर काफ़ी वीडियो डाल दी गई हैं। विश्व भूगोल की श्रृंखला डाल दी गई है, एस्ट्रोनॉमी की श्रृंखला डाल दी गई है, पॉलिटी की श्रृंखला अभी लगातार वर्तमान में चल रही है। तो मेरा कहना ये रहेगा सभी दोस्तों से, तो उन वीडियो क्लास को अवश्य देखें। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप यदि उन वीडियो क्लास को देख लेते हैं तो फिर निश्चित ही परीक्षा में बेहतर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पॉलिटी का, वो है आपका केंद्र शासित प्रदेश और सामान्य राज्य में थोड़ा अंतर स्पष्ट करेंगे। कम से कम यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर होंगे, जो कि एग्जाम में वहाँ से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अंतर स्पष्ट इस हिसाब से किया जाएगा दोस्तों कि जिससे कि आप एक बेहतर वे में इस पूरे टॉपिक को समझ सकें और एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। चलिए तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान का भाग 8, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करता है या उसके बारे में बताता है। और वहीं अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करें तो भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का भाग 6, जो कि राज्यों का वर्णन करता है, जो नॉर्मली राज्यों का वर्णन करता है, ये बात याद रखनी है। वहीं अगर हम देखें दोस्तों, अब हमें नॉर्मली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर स्पष्ट करना है, तो उसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इसको आप इस तरीके से मान के चलें कि एक तरफ आप उत्तर प्रदेश सरकार को रख लें, उत्तर प्रदेश को रख लें, जिससे कि ये पूर्ण राज्य है, इस तथ्य को आप क्लियर कर लें। और साथ के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कोई भी ले सकते हैं, आप दिल्ली ले सकते हैं या अन्य कोई ले सकते हैं। उसके थ्रू अगर आप समझ के चलेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहला अंतर अगर मैं आपको बता दूं तो ये बात याद रखनी है, केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है, जिसको हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, तो उसका जो शासन है राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से चलाता है, जिसको आप जानते होंगे हम उपराज्यपाल के भी कहते हैं। तो यहाँ आपके बात एक समझ में आई होगी, उपराज्यपाल के माध्यम से चलाता, जिसको उपराज्यपाल कहते हैं। और ये बात आप भली भांति जानते होंगे कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। जो केंद्र में जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। और ये बात आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो सुन लें, केंद्र में प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। अब ये बात तो क्लियर है कि अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र, उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है और उसके लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करता है, जिसे हम उपराज्यपाल कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि उपराज्यपाल चूँकि केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि राष्ट्रपति के कहने पर उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालता है, लेकिन उधर केंद्र के कहने पर राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता है। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका के कहने पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो शासन है केंद्र चलाता है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करें, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राज्य की जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। आप समझ गए होंगे, यहाँ की राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी मुख्यमंत्री के पास होती है।
तो यहाँ की अगर हम राज्य की बात करें दोस्तों, ये राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो रियल शक्ति या वास्तविक शक्ति वो मुख्यमंत्री के पास होती है। पूर्ण राज्य में क्या होता है कि मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल को काम करना होता है या राज्यपाल को कार्य करना होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि पूर्ण राज्य में मान के चलिए योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर राज्यपाल को काम करना होता है और जो वास्तविक शक्ति होती है पूर्ण राज्य में वो मुख्यमंत्री के पास होती है। अब आपके एक अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो जैसे कि केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जो मेन शक्ति है, जो वहाँ की रियल पावर होती है, वो आपकी केंद्र के हाथों में ही चली जाती है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर पहला अंतर आपने समझा होगा और अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वहीं अगर हम दूसरे अंतर की बात करें दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा हैं, ध्यान से सुनना है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हैं वहाँ राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति वहाँ के राज्य विधानमंडल को होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में विधानसभा है, तो दिल्ली की जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दिल्ली की राज्य विधानसभा को दी गई है। लेकिन 3 विषय ऐसे हैं कि उन पर दिल्ली का राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है, जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। तो अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई होगी कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इस विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों का जो राज्य विधानमंडल है वो कानून नहीं बना सकता है, ये क्लियर है। वहीं अगर हम पूर्ण स्टेट की बात करें, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो आप इस तरीके से समझ के चलिए कि अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का, इस प्रकार समझ के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। इसमें आपके सभी विषय के साथ साथ लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय भी शामिल होंगे। अब आपके दिमाग में दूसरे अंतर में ये बात स्पष्ट हो गई होगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है, कि पूर्ण स्टेट में जो 3 विषय केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे हैं जिन पर केंद्र शासित प्रदेश कानून नहीं बना सकता है, जो कि भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस है, वहीं उन्हीं विषय पर पूर्ण राज्य का दर्जा जो इस राज्य को दिया गया होता है या जिस राज्य में होता है उसका राज्य विधानमंडल उस पर कानून बना सकता है। तो दूसरा अंतर भी आपके स्पष्ट हुआ होगा। यहाँ भी आपने देखा कि मेनली पावर, ज़्यादा जो पावर होती है वो पूर्ण राज्य के ही हाथ में होती है। वहीं अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये जो 3 विषय हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, फिर केंद्र शासित प्रदेश का जब राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बनाता है, मान के चलिए दिल्ली का राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बनाता, तो फिर इस पर कानून कौन बनाता है? यूटी के लिए। तो याद रखना है दोस्तों, इस पर कानून यूटी के लिए भारत की संसद बनाती है, ये बात याद रखनी है। अब आपके दिमाग में फिर से एक बात क्लियर हो गई होगी कि मेनली शक्ति कहाँ पहुँच गई है? केंद्र के हाथों में। और ये बात हम क्लियर जानते हैं कि केंद्र में जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। और चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो मुख्यतः केंद्र सरकार ही चलाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरे अंतर की बात करें दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो उपराज्यपाल को होती है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उपराज्यपाल जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक होता है, या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और उसी को केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ख, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ख किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे इसके तहत उपराज्यपाल, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अध्यादेश जारी करता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, उपराज्यपाल
तभी अध्यादेश जारी कर सकता है केंद्र शासित प्रदेश के लिए जब उसके विषय में राष्ट्रपति से उसको अनुमति मिलती है, या ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के कहने पर ही उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश जारी करता है। और ये तब कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा सत्र में ना हो, जब वहाँ की विधानसभा सत्र में ना हो, ये तभी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, यदि विधानसभा भंग है तब उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये भी बात याद रखनी है। और साथ ही साथ इतना भी याद रखना है दोस्तों कि जिस प्रकार राष्ट्रपति के कहने पर उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश जारी करता है, ठीक उसी प्रकार उनके निर्देश पर ही उपराज्यपाल अध्यादेश को वापस भी लेता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसकी अवधि जो होती है 6 सप्ताह होती है, तो ये बात याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो राज्य में अध्यादेश, पूर्ण राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ राज्यपाल को होती है, जैसे हम गवर्नर कहते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 उपराज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह किसी मुद्दे पर, ऐसा मुद्दा जहां तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, और जब राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि किसी भी प्रश्न को लेकर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है या किसी मुद्दे को लेकर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है और राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो या राज्य का विधानमंडल सत्र में ना हो, तब उस स्थिति में राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से, ध्यान रखना है, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह जो अध्यादेश है दोस्तों, इसका बल और प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी कानून का होता है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है इसकी अवधि भी 6 सप्ताह होती है, ये बात याद रखना है। और ये बात हमेशा याद रखें कि राज्यपाल राज्य में किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो उपराज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 239 ख से करता है। वहीं पूर्ण राज्य के लिए जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो गवर्नर के पास है, और लेकिन वो आर्टिकल है 213, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को भी आप बेहतर वे में याद रखेंगे। क्लियर। वहीं दोस्तों अगर हम आगे की बात करते हैं तो कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ज़रा इसे ध्यान से देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभाएं हैं, भाई 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान से सुनेंगे इंडिया में। एक जहां विधानसभा है और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा नहीं है। तो 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है और जहां विधानसभा नहीं है। तो जहां विधानसभा है दोस्तों, वहां पर मंत्रिपरिषद का आकार को एक निश्चित किया गया है। जितनी वहां की विधानसभा की सदस्य संख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है, और जितनी वहां की विधानसभा की सदस्य संख्या है, उस विधानसभा की सदस्य संख्या के वहाँ की जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है 10% से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि दिल्ली में विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है, और 70 का जैसे ही आप 10% निकालेंगे तो मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या 7 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो दोस्तों वहाँ राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को वहाँ भी निश्चित किया गया है। अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो याद रखना, जहाँ उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्य संख्या के, ध्यान से सुनना है, उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्य संख्या के जितनी उस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या है, उसकी कुल विधानसभा सदस्य संख्या के वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है 15% से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि किसी वजह से 400 कहीं विधानसभा सदस्य संख्या है
लगभग उत्तर प्रदेश में ऐसी ही तो मान सकते हैं 403 के आसपास है। तो 400 का अगर आप 15% निकालते हैं तो जैसे ही 60 निकल कर आएगा तो 60 जो होगी मुख्यमंत्री सहित राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री पद सहित 60 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश और जो नॉर्मल पूर्ण राज्य हैं उनमें क्या अंतर होता है। वहीं अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना है। केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान से सुनना है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, वहाँ मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ये भी बात याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं पर आपके एक बात दिमाग में आ रही होगी कि उपराज्यपाल जो कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होता है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उपराज्यपाल प्रशासक होता है तो कई बार यहाँ गलती खा जाते हैं। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, अब मुख्यमंत्री तो वही होंगे, सीधी सी बात है कि जहाँ विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और वहाँ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो बात है दोस्तों आर्टिकल 239 में है, याद रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम पूर्ण स्टेट की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 164, उसके तहत राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल करते हैं। तो अब आपके बाद दिमाग में एक बात आ गई होगी, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है उपराज्यपाल, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश में नहीं करता। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये बात याद रखनी है। और जनरली जो नॉर्मल स्टेट हैं, जो पूर्ण राज्य हैं, उनमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में बन सकता है। वहीं अब आपके बाद दिमाग में एक बात आ रही होगी कि बहुत स्टेट ऐसे, बहुत केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत में जहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं। तो ध्यान रखना है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, वहीं अगर हम बात करें पुडुचेरी है, तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं उनके लिए कानून बनाने की जो शक्ति है या उनके लिए जो विधि बनाने की शक्ति है वो संसद को दी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम, ध्यान से सुनना, वहीं अगर हम पूर्ण स्टेट की बात करें तो ध्यान रखना है ये शक्ति कब संसद के पास चली जाती है, तो ज़रा ध्यान से सुनना है। यदि भारत में आपातकाल की घोषणा, आपातकाल हुआ है या आपातकाल लागू है, तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। ध्यान से सुनना है, यदि इमरजेंसी लगी हुई है और इमरजेंसी के दौरान जो राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो संसद के पास चली जाती है। तो अब आपने देखा कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ पर सीधे कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, जबकि अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में तब ये शक्ति संसद के पास जाती है जब आपातकाल लगा हुआ हो, वरना अगर आपातकाल नहीं है तो सीधी सी बात है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार फिर राज्य विधानमंडल को ही होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय है और कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो
यह बेहद ही बेहतरीन पॉइंट है, इसे आप याद रखें। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, सिविल सर्विस में भी बन सकता है, और आप दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो भी बन सकता है। तो थोड़ा ठीक से देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231, ध्यान से सुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 साफ शब्दों में यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 2 या 2 से अधिक राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। उसके लिए संसद एक संयुक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ध्यान से देश सुनना है, अनुच्छेद 231 में क्या है। 2 या 2 से अधिक राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसका उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जो कि एक स्टेट के अंतर्गत आता है, जो कि पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय है। तो अब आपने देखा, चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ स्टेट है, तो वो उसी में आपका लिंक करा हुआ है, या कह सकते हैं अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, या कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ये बात किस आर्टिकल में है, 231, क्योंकि संसद को यह अधिकार देता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वहीं 241 में क्या है दोस्तों, वहीं अगर हम देखें 241 में क्या है, 241 में है दोस्तों कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद इस विशेष रूप से, ध्यान रखना है 241 में क्या है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके लिए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके लिए अपने उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ध्यान से सुनना है 241 में क्या बात कही गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 भारत की संसद को यह शक्ति देता है कि संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, उसके लिए पर्सनली उसका अपना उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग संसद ने अभी तक एक बार किया है, सन 1966 में, जब दिल्ली के लिए उन्होंने अपना उच्च न्यायालय उसकी स्थापना की थी। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत में, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहीं ना कहीं पर दूसरे मतलब कि राज्य के उच्च न्यायालय से ही सीधे सीधे लिंक हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, लक्षद्वीप है तो वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार है तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें दादरा व नगर हवेली दमन व दीप है, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो अंतर्गत आते हैं संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, क्योंकि 231 क्या कहता है, मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वहीं 241 क्या कहता है कि 241 के तहत संसद को यह अधिकार है कि संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके लिए अपने उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, पर्सनली उसका खुद का उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड स्टेट्स आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नोट्स बनाते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।